नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आज के हमारे इस वीडियो लेक्चर में। मित्रों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम चर्चा कर रहे हैं सीआरपीसी का चैप्टर 29 जो कि प्रावधान करता है अपीलों से संबंधित। अध्याय 29 जो कि अपीलों से संबंधित प्रावधान करता है, जिसमें सेक्शन 372 से लेकर सेक्शन 394 तक के प्रावधान है। और इन प्रावधानों में से सेक्शन 372 से लेकर सेक्शन 380 तक के प्रावधान जो है हम हमारे प्रीवियस वाली वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जो है रिमेनिंग प्रोविजन जो कि सेक्शन 381 से सेक्शन 394 तक प्रोवाइडेड है, इनको आज के इस वीडियो लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। तो मित्रों, शुरू करते हैं आज का यह इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजेबल वीडियो। मित्रों, सेक्शन 381 से सेक्शन 394 तक की सेक्शंस को अध्ययन की दृष्टि से, स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से हमने जो है इन्हें 5 टाइटल्स में डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, 5 शीर्षकों में विभक्त किया है, जिससे कि आपको ये समझ में भी आ जाए और याद भी हो जाए। तो सबसे पहला जो शीर्षक है उसको हमने प्रक्रिया का नाम दिया है कि भाई न्यायालय में जब अपील दाखिल की जाएगी तो उसकी क्या प्रक्रिया होगी, कैसे दाखिल की जाएगी। सेशन न्यायालय में जब अपील दाखिल कर दी गई है तो सेशन न्यायालय उन्हें कैसे सुनेगा, अगर कोई व्यक्ति जेल में है तो वह कैसे अपील दायर कर सकेगा, इसके बारे में प्रावधान जो है यहां पर सेक्शन 381 से लेकर सेक्शन 383 की सेक्शंस में व्यवस्था दी गई है। तो मित्रों, सबसे पहले देखते हैं सेक्शन 381 ये प्रावधान करती है कि सेशन न्यायालय में की गई अपीलें कैसे सुनी जाएंगी। तो इस सेक्शन में जो है टोटल 2 उपधाराएं हैं, 2 सब सेक्शन है, जिसकी सब सेक्शन 1 ये बोलती है कि उपधारा 2 में 2 के उपबंधी के अधीन रहते हुए सेशन न्यायालय में या सेशन न्यायाधीश को की गई अपील सेशन न्यायाधीश या अपर सेशन न्यायाधीश द्वारा सुनी जाएंगी। मतलब अगर कोई अपील सेशन न्यायालय में पेश की जाती है या सेशन न्यायाधीश के समक्ष पेश की जाती है तो ऐसी अपीलों को या तो वह सेशन न्यायालय सुन सकता है या फिर एडिशनल सेशन जज, अपर सत्र न्यायाधीश, सेशन न्यायाधीश इनको सुन सकता है। परंतु अब यहां पर एक परंतु प्रोवाइडेड ये कहता है कि द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा किए गए विचारण में दोषसिद्धि के विरुद्ध अपील सहायक सेशन न्यायाधीश या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा सुनी जा सकेंगी और निपटाई जा सकेंगी। मतलब कि असिस्टेंट सेशन जज और चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो है ऐसे मामलों की अपील को सुन सकते हैं, निपटा सकते हैं जो कि द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा जिसमें दोष सिद्धि की गई है, जिनका विचारण सुनकर मजिस्ट्रेट ने जो है सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट ने दोष सिद्धि की है, उन मामलों की अपीलों को जो है असिस्टेंट सेशन जज और चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट भी सुन सकते हैं। अब इसके बाद जो है उपधारा 2 जो बहुत ही विशेष बात कहती है, ये कहती है कि अपर सेशन न्यायाधीश, सहायक सेशन न्यायाधीश या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट केवल ऐसी अपीलें सुनेंगे जिन्हें खंड का सेशन न्यायाधीश साधारण या विशेष आदेश द्वारा उनके हवाले करे या जिन्हें सुनने के लिए उच्च न्यायालय विशेष आदेश द्वारा उन्हें निर्देश दे। मतलब कि चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, असिस्टेंट सेशन जज और एडिशनल सेशन जज केवल उन्हीं अपीलों को सुनने की अधिकारता रखते हैं जिनके बारे में या तो सेशन न्यायालय ने अपने साधारण या विशेष आदेश द्वारा उनको प्राधिकृत किया हो या फिर हाईकोर्ट ने जो है उन्हें प्राधिकृत किया हो। तो केवल इन्हीं मामलों में असिस्टेंट सेशन जज, एडिशनल सेशन जज और चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट अपीलों को ग्रहण कर सकते हैं। तो ये सारे की सारे प्रावधान सेक्शन 381 में प्रोवाइडेड हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं सेक्शन 382 ये व्यवस्था करती है अपीलों की अर्जी। अब बात को समझिएगा कि जब न्यायालय में अपील दाखिल की जाती है तो वह कैसे दाखिल की जाएगी। तो उसके लिए जो है एक एप्लीकेशन तैयार किया जाएगा, अर्जी तैयार की जाएगी और उस अर्जी के साथ जो है ध्यान रखिएगा, उस अर्जी के साथ जो है उस निर्णय या आदेश की प्रति लगानी होगी जिस निर्णय या आदेश के विरुद्ध अपील की जा रही है। तो ऐसी प्रति लगाकर जो है न्यायालय में अपील दाखिल की जा सकती है। अब यहां पर एक बात और ध्यान रखिएगा कि मान लीजिए किसी अपील की अर्जी के साथ, अपील की एप्लीकेशन के साथ अगर निर्णय या आदेश की कॉपी नहीं लगी हुई है तो उसको ग्रहण करने या ग्रहण ना करने की शक्ति जो है उस न्यायालय का विवेकी अधिकार है। वह न्यायालय जिसमें अपील की जा रही है वह ऐसी अपील की अर्जी को स्वीकार कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। सामान्यतः जो है ऐसे निर्णय आदेश की कॉपी जो है अपील के साथ जो है अपील की अर्जी के साथ दायर करनी होती है जिसके विरुद्ध अपील की जा रही है। तो यहां पर आप इस बात को ध्यान रखिएगा।
अब इसके बाद हम देखते हैं सेक्शन 383 यह व्यवस्था करती है जब अपीलार्थी जेल में है तब प्रक्रिया। अगर कोई व्यक्ति जेल में है और वह जिस मामले में जेल में है वह अपील करना चाहता है तो ऐसी कंडीशन में वह कैसे अपील कर सकता है। तो सेक्शन 383 यह व्यवस्था करती है कि जेल का भारसाधक अधिकारी जो है, ऐसा व्यक्ति क्या करेगा, अपनी अपील की अर्जी को जेल के भारसाधक अधिकारी को देगा और जेल का भारसाधक अधिकारी जो है ऐसी अर्जी को समुचित अपील न्यायालय जो भी एडुकेट अपीलेट कोर्ट है उसमें जो है उस अर्जी को दाखिल कराएगा। तो यहां पर आप ध्यान रखिएगा कि जब अपीलार्थी जेल में है तब प्रक्रिया क्या होगी, तब प्रक्रिया होगी कि जेल के भारसाधक अधिकारी के माध्यम से जो है अपील न्यायालय में प्रस्तुत की जाएगी। तो यहां पर यह प्रक्रिया के संबंध में 3 धाराएं उल्लेख करती हैं। अब हम देखते हैं हमारा सेकंड जो टाइटल है जिसमें हमने अपील पेश करने के बाद की कार्यवाहियां क्या क्या होती हैं इसके बारे में हमने कलेक्ट किया है, जिसके बारे में हमने जो है यह टाइटल बनाया है, जिसमें टोटल 4 सेक्शंस हैं। सेक्शन 384, सेक्शन 385, सेक्शन 386 और सेक्शन 391। ये चारों की चारों सेक्शन जो है ऐसी कार्रवाइयां बताती हैं जो अपील पेश करने के बाद न्यायालय करता है। मित्रों सेक्शन 384 यह प्रावधान करता है कि अपील का संक्षिप्तता खारिज किया जाना। अब बात को समझिएगा कि सेक्शन 382 के तहत अगर अपील की अर्जी दाखिल की गई है या फिर सेक्शन 383 के तहत जो है जेल के भारसाधक अधिकारी के माध्यम से अगर कोई अपील की अर्जी न्यायालय में दाखिल की गई है तो ऐसी अपील की अर्जी का परिशीलन करने के बाद और उसके साथ जो संलग्न दस्तावेज हैं उनका परिशीलन करने के बाद अगर न्यायालय का यह मत है या न्यायालय यह समझता है कि अपील जो है अपर्याप्त आधार पर की गई है, उस अपील में ऐसे कोई पर्याप्त आधार नहीं है जिससे कि अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में हस्तक्षेप किया जाए, तो ऐसी कंडीशन में सेक्शन 384 के अंतर्गत अपील को संक्षिप्त खारिज किया जा सकता है। अब यहां पर जो परंतुक है इसमें यह व्यवस्था दी गई है कि ऐसी अपील की अर्जी को संक्षिप्त खारिज करने से पहले जो है ऐसे अपीलार्थी और उसके प्लीडर को जो है उचित अवसर दिया जाना चाहिए कि वह अपनी बात न्यायालय के समक्ष कह पाए। तो उचित अवसर देने के बाद दस्तावेजों का परिशीलन करने के बाद जो है न्यायालय ऐसी अपील को संक्षिप्त खारिज कर सकता है सेक्शन 384 के अंतर्गत। अब यहां पर एक बात और ध्यान रखिएगा कि अगर अपीलार्थी जेल में है और उसने जेल में रहते हुए जेल के भारसाधक अधिकारी के माध्यम से अगर कोई अपील न्यायालय में दाखिल की है तो ऐसी कंडीशन में जब उस अपील को खारिज किया जाएगा तो किन किन आधारों पे किया जा सकता है। सिंपल सी बात है, एक तो उस मामले में कोई तथ्य नहीं है, उस मामले में ऐसा कुछ नहीं है कि अपील को जो है सुना जाए, या फिर अगर वह अपील टाइम बार्ड है, लिमिटेशन बार्ड है, तो ऐसी अपील को खारिज किया जा सकता है। इसी के साथ साथ यहां पर जो है ऐसे अपीलार्थी और उसके प्लीडर को उचित अवसर दिया जाएगा। लेकिन जब अपीलार्थी क्योंकि वो जेल में बंद है, अगर उस अपीलार्थी को न्यायालय में लाने में जो व्यय होने वाला है वह इतना असुविधाजनक है कि उसको न्यायालय में लाना जो है उचित नहीं है, या फिर अर्जी जो है तुच्छ आधारों पे की गई है, तो ऐसी कंडीशन में न्यायालय जो है अपने स्वविवेक के अनुसार ऐसे व्यक्ति को बगैर न्यायालय में लाए भी अपील को खारिज कर सकता है, संक्षिप्त खारिज कर सकता है। तो सेक्शन 384 में जो है यही प्रावधान उल्लेखित है। अब इसके बाद देखेंगे सेक्शन 385 जो व्यवस्था करती है कि अगर अपील को सेक्शन 384 के अंतर्गत संक्षिप्त खारिज नहीं किया गया है तो ऐसी कंडीशन में न्यायालय जो है उसमें क्या प्रक्रिया अपनाएगा। तो सिंपल सी बात है, न्यायालय जो है ऐसे प्लीडर या फिर ऐसे अधिकारी जिसको सरकार ने नियुक्त किया है या फिर ऐसे परिवादी को जिसने उस मामले में परिवाद दाखिल किया था और भी कोई ऐसे व्यक्ति जो कि उस मामले में जिनकी उपस्थिति आवश्यक है या जिनको जो है न्यायालय में अवसर दिया जाना चाहिए अपनी बात को कहने का, तो ऐसे व्यक्तियों को न्यायालय जो है सेक्शन 385 के अंतर्गत क्या करेगा, सबको सूचना भिजवाएगा कि भाई इस अपील को स्वीकार कर लिया गया है और उसमें आगे कार्रवाई करेगा। अब यहां पर यह भी ध्यान रखिएगा कि जब न्यायालय ऐसी सूचना देता है और उसमें कार्रवाई करता है तो न्यायालय जो है अगर उचित समझता है तो उन दस्तावेजों को जो कि अधीनस्थ न्यायालय में है उनको मंगवा सकता है, उनका परिशीलन कर सकता है और उसके बाद जो है अपील को निर्धारित कर सकता है। अब यहां पर एक चीज और छूट गई है सेक्शन 384 में
कि अपील को अगर संक्षिप्तता खारिज किया जा रहा है और अगर न्यायालय को ऐसा लगता है कि उस न्यायालय के दस्तावेजों को परिशीलन कर लेना चाहिए, दस्तावेजों को देख लेना चाहिए, तो ऐसी अपील को संक्षिप्तता खारिज करने से पहले न्यायालय जो है ऐसे दस्तावेजों को मंगाकर भी देख सकता है। तो यहां पर वही कार्रवाई है कि न्यायालय जो है ऐसी अपील को जब सुन रहा है तो उन्होंने सूचना दे दी, तो सूचना के बाद जो है अगर कोई दस्तावेज वगैरह बुलवाने हैं, कोई दस्तावेज को जो है न्यायालय को परिशीलन करना है, तो उनको बुलवाने का भी आदेश जो है सेक्शन 385 के अंतर्गत कर सकता है और उसमें कार्रवाई कर सकता है। अब यहां पर जो है सेक्शन 385 की उपधारा 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, जो यह व्यवस्था करती है कि जहां दोषसिद्धि के विरुद्ध अपील का आधार केवल दंडादेश की अभिकथित कठोरता है, मतलब अपील जो है केवल इस आधार पर की गई है कि दंडादेश जो है कठोरतम दंडादेश दिया गया है, उसको जो है कम कठोर दंडादेश दिया जाना चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में अपील में केवल दंडादेश की कठोरता पर ही विचार किया जाएगा, अभियुक्त को सुना जाएगा, उसके प्लीडर को सुना जाएगा। इनके अलावा अन्य किसी आधार पर ऐसी अपील में जो है उन्हें नहीं सुना जाएगा। तो सेक्शन 385 यही प्रावधान करती है। अब इसके बाद हम देखेंगे सेक्शन 386 जो कहती है अपील न्यायालय की शक्तियां। अब बात को समझिएगा कि अपील जो है 3 मेन आधार होते हैं अपील को जो है न्यायालय में लाने के लिए। पहला कि दोष सिद्धि की गई है और दोष सिद्धि पर जो है जो भी पार्टी है, जो भी अभियुक्त है, उसने जो है ऑब्जेक्शन लिया है, तो उस दोष सिद्धि के आधार पर अपील की गई है, या फिर दोष मुक्ति की गई है उस आधार पर अपील की गई है, या दंड के प्रश्न पर अपील की गई है। तो इन तीनों आधारों पर अपील जो है न्यायालय में लाई जाती है। तो यहां पर न्यायालय को यह शक्ति दी गई है सेक्शन 386 के अंतर्गत, इन तीनों आधारों पर जब न्यायालय में अपील दाखिल की जाती है तो अपील न्यायालय को वह सभी शक्तियां प्राप्त हैं जो उस मामले में न्याय प्रदान करने के लिए आवश्यक है। जैसे कि अगर कोई अपील दोष सिद्धि के आधार पर दाखिल की गई है तो न्यायालय जो है उस दोष सिद्धि को पूरा की पूरा रिवर्स कर सकता है, दोष मुक्ति में कन्वर्ट कर सकता है, या अभियुक्त को उन्मोचित कर सकता है, या फिर अगर उसमें अतिरिक्त साक्ष्य वगैरह लेने हैं तो उनके लिए निर्देशित कर सकता है। मतलब कि न्यायालय जो है न्याय प्रदान करने के लिए जो न्यायालय को उचित लगता है वह सारी की सारी कार्रवाइयां कर सकता है। वहीं अगर हम दोष मुक्ति की बात करें तो दोष मुक्ति को दोष सिद्धि में बदल सकता है। उस व्यक्ति को जो है अगर दंडादेश कम दिया गया तो दंडादेश में वृद्धि कर सकता है। वहीं अगर दंडादेश के प्रश्न में बात करें तो दंडादेश जो है जितना दंडादेश दिया गया था उसको कम भी कर सकता है, ज्यादा भी कर सकता है। मतलब कि न्याय प्राप्ति के लिए जो न्यायालय को उचित लगता है वह न्यायालय जो है ऐसे मामले में कार्रवाई कर सकता है। अब यहां पर 2 परंतु जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें कहा गया है परंतु दंड में तब तक वृद्धि नहीं की जाएगी जब तक कि अभियुक्त को ऐसी वृद्धि के विरुद्ध कारण दर्शित करने का अवसर ना मिल चुका हो। मतलब अगर अपील न्यायालय जो है उस दंडादेश को जो कि ट्रायल कोर्ट ने दिया है उसको अगर बढ़ाना चाहता है, वृद्धि करना चाहता है अपील न्यायालय, तो ऐसी कंडीशन में अभियुक्त को सुनवाई का अवसर देना चाहिए। बगैर दिए जो है अपील जो है दंडादेश में वृद्धि नहीं की जा सकती। इसी के साथ साथ जो इसका दूसरा परंतु भी ये कहता है परंतु यह और कि अपील न्यायालय उस अपराध के लिए जिसे उसकी राय में अभियुक्त ने किया है उससे अधिक दंड नहीं देगा जो अपीलार्थी आदेश या दंडादेश पारित करने वाले न्यायालय द्वारा ऐसे अपराध के लिए दिया जा सकता था। मतलब कि अपील न्यायालय यहां पर बाउंड है कि वह अपील में जो है और दंडादेश देना चाहता है, दंडादेश को बढ़ाना चाहता है, तो वह बाउंड है कि वह उसी सीमा तक दंडादेश को बढ़ा सकता है जो कि जो ट्रायल कोर्ट है उस मामले में जितना दंड दे सकती थी, अधिकतम जितना दंड वो ट्रायल कोर्ट दे सकती थी, उसी सीमा तक अपील न्यायालय जो है अपनी अपीली शक्तियों के तहत उस दंडादेश में वृद्धि कर सकता है। तो यहां पर जो है सेक्शन 386 में यह सारे प्रावधान उपलब्ध हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं अगली सेक्शन 391। अब ध्यान रखिएगा सेक्शन 391 यहां पर व्यवस्था करती है कि अपील न्यायालय अतिरिक्त साक्ष्य ले सकता है। अगर मामला न्यायालय के समक्ष जो है सुन रहा हो, न्यायालय को ऐसा लगता है कि इस मामले को निर्धारित करने के लिए, इस अपील को निर्धारित करने के लिए कुछ अतिरिक्त साक्ष्य लिए जाने चाहिए, तो ऐसी कंडीशन में अपील न्यायालय जो है स्वयं अतिरिक्त साक्ष्य ले सकता है।
या फिर उस ट्रायल कोर्ट को निर्देश दे सकता है अपील साक्ष्य के लिए, या फिर किसी अन्य प्राधिकारी को जो है ऐसे अतिरिक्त साक्ष्य के लिए जो है प्राधिकृत कर सकता है। तो यहां पर जो है अपील न्यायालय को जो है अतिरिक्त साक्ष्य लेने की शक्ति जो है यहां पर वर्णित है। अब यहां पर आप ध्यान रखिएगा कि मेंस में जो है यह क्वेश्चन बन सकता है कि अपील न्यायालय की शक्तियां क्या क्या होती हैं आपराधिक मामलों में। तो आपको सेक्शन 386 का अध्ययन करना है, अपने दिमाग में रखना है। इसी के साथ साथ सेक्शन 391 को भी आपको अपने दिमाग में रखकर जो है आंसर फ्रेम करना है। तो इन दोनों सेक्शंस को मिलाकर जो है मेंस में क्वेश्चन बन सकता है। अभी तक जो हमने सेक्शंस देखी वो सब प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से थी, लेकिन यहां पर मेंस परीक्षा में भी क्वेश्चन जो है बन सकता है। अब हम देखते हैं हमारा जो तीसरा टाइटल है, तीसरा शीर्षक है, जिसमें हमने अपील के निर्णय पर प्रक्रिया, मतलब जो न्यायालय अपील में निर्णय दे देता है तब न्यायालय क्या प्रक्रिया अपनाएगा, उस निर्णय का जो है किस प्रकार से पालन कराएगा, उसकी प्रति जो है जो उस ट्रायल कोर्ट को भेजेगा, और भी क्या क्या प्रक्रिया है उसके बारे में जो है सेक्शन 387 और सेक्शन 388 प्रावधान करती है। मित्रों, सेक्शन 387 अधीनस्थ अपील न्यायालय के निर्णय कैसे दिए जाएंगे इसके संबंध में प्रावधान करता है। अब बात को समझिएगा कि अधीनस्थ अपील न्यायालय से तात्पर्य कौन सी न्यायालय है। तो देखिए, जैसे सेशन जज है, अब सेशन न्यायालय जो है हाईकोर्ट के अधीनस्थ होता है, एडिशनल सेशन जज भी हाईकोर्ट के अधीनस्थ होता है, असिस्टेंट सेशन जज जो है मुख्य रूप से सेशन जज और उसके साथ साथ हाईकोर्ट के अधीनस्थ होता है, सीजेएम कोर्ट जो है यह भी अधीनस्थ न्यायालय है। तो ये जो न्यायालय है यह अधीनस्थ अपील न्यायालय के अंतर्गत आती है। अब ये न्यायालय जो है जब अपील में निर्णय देंगी तो यह कैसे देंगी, इसके बारे में प्रावधान सेक्शन 387 में दिया गया है। अब इस सेक्शन में प्रावधान दिया गया है कि सीआरपीसी का जो चैप्टर 27 है, जो कि निर्णय के बारे में जजमेंट्स कैसे लिखे जाएंगे, कैसे दिए जाएंगे, उनके प्रावधान जो है चैप्टर 27 में दिए गए हैं। तो यहां पर यह व्यवस्था दी गई है कि अधीनस्थ अपील न्यायालय जो है जब अपील में निर्णय लिखेंगे, जब अपील में निर्णय देंगे, तो सीआरपीसी का जो चैप्टर 27 है इसके जो प्रावधान है उनको पालन करते हुए निर्णय लिखा जाएगा। अब यहां पर एक परंतुक है, वो ये कहता है कि परंतु निर्णय दिया जाना सुनने के लिए अभियुक्त ना तो लाया जाएगा और ना उससे हाजिरी होने के लिए अपेक्षा की जाएगी जब तक कि अपील न्यायालय अन्यथा निर्देश ना दे। जब तक कि अपील न्यायालय निर्देश ना दे तब तक अभियुक्त को जो है ऐसे निर्णय को सुनने के लिए न्यायालय में हाजिर होना आवश्यक नहीं है, उसको जो है बुलाने की आवश्यकता नहीं है। ये कंपल्शन जो है यहां पर नहीं है। अब इसके बाद जो है अगली सेक्शन जो है सेक्शन 388 यह व्यवस्था करती है कि अपील में उच्च न्यायालय के आदेश को प्रमाणित करके निचले न्यायालय को भेजा जाना। अब बात को समझिएगा कि हाईकोर्ट ने जो है किसी अपील का निराकरण किया, अपील को सुना, उसमें जो है जो भी आदेश न्यायालय ने दिया, अब ऐसे आदेश को, ऐसे जो अपील में निर्णय दिया गया है उसकी प्रमाणित प्रति जो है उस निचले न्यायालय को भेजी जाएगी जिस न्यायालय की अपील न्यायालय के समक्ष चाहिए, हाईकोर्ट के समक्ष चाहिए, जिसमें अपील में जो है न्यायालय ने कुछ नए आदेश या कह सकते हैं उसको पलट दिया है या उसमें कुछ संशोधन किया है, तो ऐसे आदेश को निचली न्यायालय को भेजा जाता है। अब बात को समझिएगा कि अगर ऐसा न्यायालय सीजेएम कोर्ट से भिन्न कोई मजिस्ट्रेट का न्यायालय है तो हाईकोर्ट क्या करेगा, ऐसी प्रमाणित प्रति को सीजेएम के माध्यम से, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के माध्यम से उस मजिस्ट्रेट के पास तक भिजवाएगा। और इसी के साथ साथ अगर ऐसा निर्णय किसी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या कार्यपालक मजिस्ट्रेट के न्यायालय के आदेश की अगर अपील की गई थी और उसमें अगर न्यायालय ने, हाईकोर्ट ने कुछ निर्णय दिया है, तो वहां पर ऐसी प्रमाणित प्रति को जिला मजिस्ट्रेट, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं, उनके माध्यम से भिजवाया जाता है। तो यहां पर जो है सेक्शन 388 में यही प्रावधान है, प्रारंभिक परीक्षा प्रीलिम्स एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अब हम देखते हैं अपील लंबित रहने के दौरान के आदेश, मतलब जो हमारा फोर्थ पार्ट है जिसमें हमने फोर्थ शीर्षक बनाया है, टाइटल बनाया है, उसमें व्यवस्था की गई है कि अपील लंबित रहने के दौरान न्यायालय क्या क्या आदेश दे सकता है। तो देखिए यहां पर दो धाराएं हैं, सेक्शन 389 और सेक्शन 390। अब सेक्शन 389 कहती है
कि अपील लंबित रहने तक दंडादेश का निलंबन, मतलब न्यायालय जो है ऐसे दंडादेश को जिसके विरुद्ध अपील की गई है उसके एग्जीक्यूशन को, उसके निष्पादन को जो है निलंबित करने का आदेश दे सकती है। इसी के साथ साथ अपीलार्थी का जमानत पर छोड़ा जाना, अगर अपीलार्थी जो है गिरफ्तार है तो उसको जमानत पर छोड़ने का आदेश दे सकती है। तो ये सारे प्रावधान जो है, ये सारे आदेश जो है सेक्शन 389 के अंतर्गत न्यायालय के द्वारा दिए जा सकते हैं। फिर इसके बाद सेक्शन 390 जो है ये कहता है कि दोष मुक्ति से अपील में अभियुक्त की गिरफ्तारी। अगर किसी अभियुक्त को दोष मुक्त कर दिया गया था ट्रायल कोर्ट ने, तो ऐसी कंडीशन में उसकी दोष मुक्ति की गई थी तो उसको जो है छोड़ दिया गया था। लेकिन जब अपील जो है सेक्शन 390 के अंतर्गत, मतलब जो अपील दाखिल हो जाती है, तो ऐसी कंडीशन में जो है ऐसे अभियुक्त व्यक्ति को जिसको दोष मुक्त कर दिया गया है उसको पुनः गिरफ्तार किया जा सकता है। अब यहां पर ध्यान रखिएगा कि इसमें मोस्ट ऑफ पावर जो है हाईकोर्ट के बारे में उपलब्ध की गई है कि अगर किसी अधीनस्थ न्यायालय ने किसी व्यक्ति को किसी ऐसे मामले में जो कि मृत्यु, आजीवन कारावास या गंभीर अपराध है उनमें दोष सिद्ध कर दिया है, अब ऐसी दोष मुक्त कर दिया है, तो ऐसी कंडीशन में अगर अपील की जाती है तो वहां पर यह सिद्धांत लागू किया जाता है कि अभी मामले का निराकरण पूरी तरह नहीं हुआ है, तो ऐसे व्यक्ति को जो है अभिमुक्त नहीं किया जा सकता, उसकी गिरफ्तारी जो है फिर से की जाएगी। तो यहां पर जो है यह प्रावधान दिए गए हैं कि दोष मुक्ति से अपील में अभियुक्त को पुनः गिरफ्तार किया जा सकता है सेक्शन 390 के अंतर्गत। और गिरफ्तार कर अगर न्यायालय यह उचित समझता है तो ऐसे व्यक्ति को जमानत पर छोड़ने का भी आदेश दे सकता है। जैसा भी न्यायालय उचित समझे वह आदेश जो है सेक्शन 390 के अंतर्गत दे सकता है। तो यहां पर जो है हमने जो फोर्थ शीर्षक है उसमें हमने क्या कार्रवाइयों को रखा कि अपील लंबित रहने के दौरान के आदेश जो है क्या क्या दिए जा सकते हैं। अब इस चैप्टर में कुछ अन्य प्रावधान भी है जिसको हमने जो है लास्ट हमारा जो शीर्षक है, लास्ट हमारा जो टॉपिक है जिसको हमने बनाया अन्य प्रावधान, अदर प्रोविजन, जिसमें 3 धाराएं हैं, सेक्शन 392, सेक्शन 393 एंड सेक्शन 394। मित्रों सेक्शन 392 यह व्यवस्था करता है जहां अपील न्यायालय के न्यायाधीश राय के बारे में समान रूप से विभक्त हो जाए वहां प्रक्रिया। अब बात को समझिएगा, जहां पर की कोई अपील जो है किसी डिविजनल बेंच के द्वारा डिसाइड की जा रही है जिसमें एक से अधिक न्यायाधीश है, तो ऐसी कंडीशन में अगर वह न्यायाधीश अपनी राय के बारे में समान रूप से विभक्त हो जाते हैं, कोई मेजोरिटी का निर्णय नहीं दिया जा पा रहा है, तो ऐसी कंडीशन में क्या प्रक्रिया फॉलो की जाएगी, क्या प्रक्रिया न्यायालय अपनाएगा। तो इस सेक्शन में व्यवस्था दी गई है कि वह न्यायालय जो है उस मामले को किसी अन्य तीसरे न्यायाधीश के पास भेजेगा और वह तीसरा न्यायाधीश जो है उस मामले को पूरा फिर से सुनकर उसमें अपनी राय, जो वह राय देगा उसके आधार पर मामले को निराकृत किया जा सकता है। अब यहां पर यह भी प्रावधान है कि अगर वो तृतीय न्यायाधीश जो है या न्यायालय जो है यह राय व्यक्त करता है कि इस मामले को पुनः किसी पीठ के द्वारा सुना जाना चाहिए, कोई किसी बेंच के द्वारा सुना जाना चाहिए, तो वह फिर से किसी बेंच के पास उस मामले को भेज सकते हैं और उसको निराकृत कर सकते हैं। तो सेक्शन 392 में यही प्रावधान है कि न्यायाधीश जो है समान रूप से अगर अपील में जो है अपनी राय में विभक्त हो जाए तो तीसरे न्यायाधीश के पास भेज दिया जाए या फिर जो है किसी अन्य बेंच के द्वारा उसको डिसाइड किया जाए। अब इसके बाद देखते हैं हम सेक्शन 393 के अंतर्गत क्या प्रावधान है। सेक्शन 393 बोलती है अपील पर आदेशों और निर्णयों का अंतिम होना, मतलब कि अगर किसी अपील को निराकृत कर दिया गया है तो ऐसी कंडीशन में यह अपील में जो आदेश दिया गया है, जो निर्णय दिया गया है, वह अंतिम होता है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि किसी अपील के जो भी निर्णय किया गया है या फिर अपील को संक्षिप्त खारिज कर दिया गया है या किसी भी अन्य कारण से अगर सीनियर कोर्ट में अपील दाखिल की जाती है और वहां पर अगर अपील स्वीकार कर ली जाए, तो इस अपील स्वीकार करने या इन आदेशों के अधीन रहते हुए, जैसे कि हम देखें सेक्शन 377, सेक्शन 378, सेक्शन 384 के सब क्लॉज 4 के अंतर्गत जो प्रावधान दिए गए हैं, इन प्रावधानों के अंतर्गत अगर किसी अपील को ग्रहण कर लिया जाता है तो इन सेक्शन के प्रावधानों के अधीन रहते हुए जो भी अपील न्यायालय के निर्णय होते हैं वह अंतिम स्वरूप के होते हैं, वह फाइनल डिसीजंस होते हैं।
तो सेक्शन 393 में इसी सब बातों का प्रावधान किया गया है। अब हम देखें सेक्शन 394, ये कहता है अपीलों का उपशमन, अबेटमेंट ऑफ अपील्स। बात को समझिएगा कि अपील को जो है कब उपशमनित किया जा सकता है, अबेट किया जा। अबेट का मतलब या उपशमनित का मतलब होता है अपील को समाप्त कर देना या उसको रोक देना। अब यहां पर यह प्रावधान किया गया है कि धारा 377 जो कि राज्य सरकार द्वारा दंडादेश के विरुद्ध अपील के बारे में प्रावधान करती है, यह धारा 378 जो दोष मुक्ति की दशा में अपील संबंधित प्रावधान करती है, के अधीन प्रत्येक अन्य अपील का अभियुक्त की मृत्यु पर अंतिम रूप से उपशमन हो जाएगा। मतलब इन दोनों धाराओं के अधीन रहते हुए जितनी भी अपीलें हैं, अगर उनमें अभियुक्त की मृत्यु हो जाती है तो ऐसी कंडीशन में अपील को उपशमित कर दिया जाता है, उसको जो है रोक दिया जाता है। अब यहां पर एक सिंपल सा कंसेप्ट है। कंसेप्ट ये है कि अगर अभियुक्त व्यक्ति को किसी मामले में कारावास का दंडादेश दिया गया था और ऐसी कंडीशन में उस मामले में अपील की गई है, अब अगर मान लीजिए कि दंडादेश दिया गया था, अगर दंडादेश में वृद्धि करनी हो तो ऐसी कंडीशन में अगर वह व्यक्ति वह अभियुक्त की मृत्यु हो गई तो फिर उस दंडादेश का पालन कैसे कराया जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में इस जटिल परिस्थिति से बचने के लिए व्यवस्था की गई है कि जहां पर अभियुक्त को जो है किसी कारावास का दंडादेश दिया गया है, कोई दंडादेश दिया गया है या किसी मामले में अपील हुई है जिसमें उसे दंडादेश भी दिया जा सकता है अगर दोष मुक्ति से अपील की है, और अपील में अगर उसको दंडादेश दिया जा सकता है, उसकी दोष सिद्धि की जा सकती है। तो ऐसी कंडीशन में एक जटिल परिस्थिति ये आएगी कि मान लीजिए कि दोष मुक्ति के आदेश की अपील की है और वह न्यायालय जो उस अपील को सुन रहा है उसमें उस दोष सिद्धि को दोष मुक्ति को दोष सिद्धि में परिवर्तित कर देता है, कोई दंडादेश दे देता है, और अगर वह व्यक्ति उस अपील के दौरान उसकी मृत्यु हो गई है तो उसका पालन कैसे कराया जाएगा। तो यहां पर इस समस्या का निराकरण किया गया है कि भाई अगर किसी अभियुक्त व्यक्ति की अपील लंबित रहने के दौरान मृत्यु हो जाती है तो वहां पर उस अपील को उपशमनित कर दिया जाता है, अबेट कर दिया जाता है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि ऐसे मामले जिनमें जो है केवल जुर्माने का दंडादेश दिया गया, उन मामले में अभियुक्त की मृत्यु पर मामला उपशमनित नहीं होता है, उसको जो है अबेट नहीं किया जाता है। इसी के साथ साथ यहां ये भी प्रावधान किए गए हैं कि अभियुक्त की मृत्यु की तारीख से 30 दिन के भीतर अगर उसके विधिक एलार से जो भी उसके निकटतम नातेदार है, रिश्तेदार है, वह अगर उस अपील को कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो मृत्यु के 30 दिन के भीतर उनको जो है उस न्यायालय में जिसमें अपील को उपशमित किया है या अपील जिसमें चल रही है उसमें उसकी इजाजत, अपील को कंटिन्यू करने की इजाजत अगर ली जाती है और न्यायालय इजाजत दे देता है तो अपील उपशमनित नहीं होगी। तो यहां पर ये सारे प्रावधान है जो कि अपील को उपशमित करने से संबंधित है। तो इस प्रकार से हमारा जो 5th पार्ट है जिसमें हमने यह 3 धाराओं को रखा, और इस प्रकार से यह जो पार्ट है जिसमें हमने 2nd पार्ट रखा जिसमें सेक्शन 381 से लेकर सेक्शन 394 तक की सेक्शंस को देखा। मित्रों इस प्रकार आज का ये वीडियो लेक्चर हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने चैप्टर 29 को कंप्लीट किया और हमने जो है सेक्शन 381 से लेकर सेक्शन 394 तक के वो सारे प्रोविजंस देखे जिनसे परीक्षाओं में प्रश्न बन सकते हैं। तो मित्रों इसी के साथ आज का ये वीडियो लेक्चर हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आपसे मुलाकात होगी हमारे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम सीआरपीसी का जो आगे के चैप्टर है, चैप्टर 30, 31, इन सब चैप्टर्स को देखेंगे। तो मित्रों मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।